नमस्ते बच्चों। आज हम पाश्चात्य समाजशास्त्री का जो लेसन हम पढ़े थे उसका अगला टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। इसमें एमिल दुर्खिम समाजशास्त्री जो है उन्होंने समाजशास्त्र की क्या परिभाषा दी है या उन्होंने क्या परिचय दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। एमिल दुर्खिम को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जा सकता है। यानी कि एमिल दुर्खिम को समाजशास्त्र का औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जाता है। ये फ्रांस के सामाजिक विचारक थे, यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे और ये एक सामाजिक विचारक थे। इनके अनुसार समाज की परिभाषा इन्होंने दी है। दुर्खिम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था, यानी कि इन्होंने समाज को एक सामाजिक तथ्य के रूप में माना। यानी कि समाज जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। यानी कि नैतिक समुदाय जो है वो व्यक्ति से ऊपर उन्होंने, यानी नैतिकता को इन्होंने व्यक्ति से भी ऊपर माना था। ये नैतिक बंधन सामाजिक एकता स्थापित करते हैं। यानी नैतिकता के जो बंधन है वो सामाजिक एकता को जोड़े रखता है। सामाजिक एकता व्यक्ति के व्यवहार को मानदंडों तथा अपेक्षा के अनुरूप किए जाने की बाध्य करती थी। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देखकर, यानी कि मनुष्य का जो नैतिक व्यवहार है उसको देख करके मानदंडों, संहिताओं तथा सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता है। यानी कि व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को देखकर, उनके मानदंडों को देख करके सामाजिक एकता को व्यक्ति पहचान सकता है। इनकी दुर्खिम के अनुसार, यानी कि उनके अनुसार नैतिक व्यवहार जो है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता है। यानी कि उन्होंने व्यक्ति के व्यवहार को ही सामाजिकता के रूप में माना है। अर्थात दुर्खिम के अनुसार समाज की वैज्ञानिक, यानी कि उन्होंने समाज को क्या माना है, दुर्खिम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता है। अर्थात दुर्खिम के अनुसार समाज की वैज्ञानिक समझ नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। यानी कि नैतिक तथ्य के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिकता को, यानी कि उनकी जो समाज की जो परिभाषा उन्होंने दी है वो वैज्ञानिक समझ के आधार पर नैतिक तथ्यों को उन्होंने माना है। नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी। यानी कि नैतिक संहिताएं जो है, नैतिकता के जो नियम हैं वह सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति करते थे या प्रदर्शित करते हैं। अतः एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। अतः दुर्खिम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया है। यानी कि इन्होंने समाज को प्रकृति से जोड़ करके एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया है। दुर्खिम की समाजशास्त्री दृष्टि। दुर्खिम की दृष्टि में समाजशास्त्र एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र को क्या माना, एक नवीन विज्ञान, यानी कि एक नवीन विज्ञान के रूप में उन्होंने माना है। और इसके रूप में उन्होंने दो विशेषताएं बताई हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना से भिन्न था। यानी कि सामाजिक तथ्य, यानी समाज के जो मुख्य तथ्य है या जो बिंदु है, इनका अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना से बहुत ही अलग था। अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र को भी अनुभविक विषय होना चाहिए था। यानी कि समाजशास्त्र को भी प्रकृति विज्ञान की तरह अनुभव के हिसाब से समझा या जाना चाहिए था। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है, जो अवलोकन, अनुभविक, इंद्रियानुभवी सत्यानी साक्ष्यों पर आधारित हो। यानी कि समाजशास्त्र को क्या माना है कि अवलोकन, यानी कि उसको देख करके, अनुभवी यानी उसको अनुभव करके, इंद्रियानुभव यानी कि अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके उसे सत्यापित करके साक्ष्यों पर आधारित हो। यानी कि समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान के रूप में इन्होंने माना था। फिर इनका है सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य वस्तु की तरह होते हैं। वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरण को बाध्य करते हैं। फिर दूसरा है सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधित्व होते हैं जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। यानी कि उन्होंने समाज की सामाजिक तथ्य, यानी कि सामाजिक मान्यता क्या दी है उन्होंने,
ये एक सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं, यानी कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं, ये विचार जो होते हैं, वो एक समूह के द्वारा लिए गए होते हैं, जिनका उद्भव यानी कि उनका विकास कैसे होता है, व्यक्तियों के संगठन से होता है। यानी व्यक्ति समूह में रहकर के समाज के प्रति जो उनकी संवेदना होती है वो अभिव्यक्त करते हैं। वे सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं, जैसे मान्यताएं, है ना, कि क्या क्या होती है, जैसे मान्यताएं, संवेदनाएं आदि। यानी कि वे व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ये जो समाज की जो मान्यताएं हैं और उसके जुड़ी हुई जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो व्यक्तियों से स्वतंत्र होती है। फिर अगला है समाज में श्रम विभाजन, समाज का वर्गीकरण। यानी कि समाज का वर्गीकरण उन्होंने किस प्रकार किया है। दुर्खिम ने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकारों में किया है। यानी कि सामाजिक एकता की प्रकृति उन्होंने 2 प्रकार से माना है। यांत्रिक एकता पर आधारित प्राचीन सरल समाज और दूसरा है सामूहिक एकता पर आधारित आधुनिक जटिल समाज। यानी कि एक तो प्राचीन यांत्रिक एकता के आधार पर यानी आधारित जो है वो था प्राचीन समाज था, और सामूहिक एकता पर यानी कि समूह की एकता के आधार पर जो है वो आज आधुनिक समाज, यानी कि 2 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। यांत्रिक एकता पर आधारित समाज की क्या विशेषताएं हैं कि व्यक्तिगत एकरूपता तथा कम जनसंख्या। यानी कि पहली विशेषता क्या है कि व्यक्तिगत एकरूपता, यानी कि व्यक्ति अपने समूह में एकरूप रहता है तथा कम जनसंख्या, और उसका क्या होता है, उसमें जनसंख्या कम होती है। फिर है विभिन्न स्वावलंबी समूह तथा प्रत्येक समूह में व्यक्तियों के क्रियाकलापों की एकरूपता। फिर तीसरा है मानदंड अवहेलना पर कठोर दंड। फिर है सावी एकता वाले आधुनिक समाज की क्या विशेषताएं हैं। सावी एकता तथा सदस्यों की विषमताओं पर आधारित होती है। फिर इसमें होता है बृहद जनसंख्या होती है, यानी कि इसमें जनसंख्या अधिक होती है। फिर होते हैं अव्यक्ति सामाजिक संबंध होते हैं, यानी व्यक्ति अव्यक्ति रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर होता है परस्पर आश्रित सामाजिक समूह। फिर है क्षतिपूर्वक कानून। फिर छठा है अवैयक्तिक नियम तथा कानून। यानी कि इन्होंने समाज को 3 भागों में इन्होंने बांट दिया था। फिर अगले है मैक्स वेबर। यानी कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को क्या विचारधारा उनकी है। मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। यानी कि ये जर्मनी में रहने वाले थे और इनके समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारधारक थे। इन्होंने निम्नलिखित विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है। पहला है सामाजिक क्रिया, फिर है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, शक्ति और सत्ता, आधुनिक समाज में मुक्ति संघर्ष प्रक्रिया, फिर है विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध। पहला है सामाजिक क्रिया। वेबर के लिए सामाजिक क्रिया में वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित हैं जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबंध करता हो। यानी कि उन्होंने सामाजिक क्रिया को क्या माना है कि मानवीय व्यवहार से सम्मिलित है। यानी कि सामाजिक क्रिया किससे जुड़ी है, मानव के व्यवहार से जुड़ी हुई होती है, जो अर्थपूर्ण से यानी कि यानी कि अर्थपूर्ण यानी कि भौतिक साधन से परिपूर्ण हो, अर्थात वे क्रिया जिनसे कर्ता किसी अर्थ का संबंध करता हो। यानी कि व्यवहारिक संबंध, यानी कि धन के लोभ में आकर के एक दूसरे से संबंध रखता हो। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थों को ढूंढता था जो कर्ता द्वारा समझे जाते थे। फिर है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। वेबर के व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं ये है कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन, यानी कि उन्होंने इसकी क्या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन उन्होंने किया है। वेबर के मत में सामाजिक विज्ञान को पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। इसका सरोकार सामाजिक क्रियाओं से है। यानी कि इन्होंने व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है, इनका मुख्य उद्देश्य यही था। फिर है भिन्न पद्धतियाँ, यानी कि इनकी भिन्न पद्धतियाँ कौन कौन सी थी। इसीलिए इनकी भिन्न पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से भिन्न होती हैं। फिर है समानुभूति समझ। समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से अनुभूति के साथ होता है, जो समाजशास्त्रियों को सामाजिक क्रियाओं के विषयगत अर्थों को समझने में मदद करता है। फिर है वस्तुनिष्ठ अध्ययन, यानी कि समाजशास्त्र का वस्तुनिष्ठ अध्ययन के रूप में क्या बताएं हम कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए
पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणा को ईमानदारीपूर्वक अभिलिखित करें। इस प्रकार वेबर ने वस्तुनिष्ठा को मूल्य तटस्थता कहा है। फिर है आदर्श प्रारूप। वेबर ने समाजशास्त्र के लिए एक अन्य पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की बात की है। यह सामाजिक घटना का तार्किक एकरूपीय मॉडल है। यह विश्लेषण में मदद के लिए अपनाया गया अवधारणात्मक प्रारूप होता है। यह विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण प्रघटना प्रारूपों को बढ़ा चढ़ाकर या दूसरों को कमतर दिखाते हैं। इसीलिए इसका मुख्य कार्य वास्तविकता के समरूप होते हुए अध्ययनगत यानी कि वास्तविक स्थिति के अनुरूप होता है। इसके अध्ययनगत सामाजिक प्रघटना के मुख्य प्रारूपों को जोड़ना तथा उनके विश्लेषण में सहायता करना है। फिर तीसरा है विश्व के प्रमुख धर्मों का संबंध। विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्था को समझने व विश्लेषण के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया है। यह बताया कि यूरोप में पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के मूल्यों का योगदान है। यानी कि वेबर ने बताया है कि यूरोप में पूंजीवाद के विकास में यानी कि पूंजीवादियों का विकास करने में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का यानी कि ईसाई धर्म ने उन्हें मुख्य रूप से योगदान दिया है। फिर अगला है सत्ता का विकेंद्रीकरण। वेबर ने आदर्श प्रारूपों का प्रयोग तीन प्रकार की सत्ता। पहला है यानी कि विश्व में सत्ता का विज्ञान। वेबर ने आदर्श प्रारूपों का प्रयोग तीन विभिन्न प्रकार की सत्ता से किया है। पहला है पारस्परिक, फिर दूसरा है करिश्माई, तीसरा है तर्कसंगत वैधानिक को परिभाषित करने के लिए किया है। पारस्परिक सत्ता का उद्भव तथा प्रथा तथा प्रचलन है। करिश्माई सत्ता का उद्भव दैविक स्रोत है तथा तर्कसंगत वैधानिक सत्ता का आधार कानून है तथा नौकरशाही का प्रतीक है। नौकरशाही इसका प्रतीक है। फिर अगला आता है नौकरशाही। यानी कि नौकरशाही क्या होता है? नौकरशाही वह संगठन है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्पष्ट नियमों से संचालित होता है। यानी कि जिसमें सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए नियम जो होते हैं वो एक समान होते हैं। इसमें है कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबिंबित करता है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करता है। फिर है अगला नौकरशाही की विशेषताएं। इसमें अधिकारियों के प्रकार यानी कि अधिकारियों के क्या कार्य होते हैं। फिर है सोपानिक कर्म, फिर लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता, और चौथा होता है कार्यालय प्रबंधन, और पांचवा होता है कार्यालय आचरण। यानी कि ये नौकरशाही की मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसके अधीन रह करके व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन करता है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।